गुरुकुल अभी। सो हियर इज द 7th मॉड्यूल ऑफ फिशरी जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक। देखिए आज का टॉपिक है फिशरी के अंदर सप्लीमेंट्री फीड। नाउ व्हाट इज सप्लीमेंट्री फीड? देखिए बार बार ये टर्म आया है और बार बार मैंने एक्सप्लेन किया है कि सप्लीमेंट्री फीड बेसिकली होता क्या है। देखिए पॉन्ड में नेचुरली फीड अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ फाइटोप्लैंक्टॉन्स और जो जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं, प्लैंक्टॉन्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं पॉन्ड में, वो नेचुरल फीड होते हैं। लेकिन जब आउटसोर्स से, ठीक है, कोई भी मिनरल मिक्सचर या कोई भी ऐसा फूड जो है प्रिपेयर करके जब पॉन्ड में फिश को प्रोवाइड किया जाता है तो उसे कहा जाता है सप्लीमेंट्री फूड। अब ये डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे कन्वेंशनल फीड, बैलेंस सप्लीमेंट्री फीड। तो यहाँ पे किस तरह से जो है सप्लीमेंट्री फीड दिया जाता है। सप्लीमेंट्स का मतलब ही होता है कि एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है दिया जाता है फिशेस को, जो कि न्यूट्रिशन में रिच होता है और फिश की ग्रोथ को जो है बूस्ट करता है। तो इसका मतलब होता है सप्लीमेंट्री फीड। अब देखिए सबसे पहले आता है कन्वेंशनल फीड्स। देखिए कन्वेंशनल फीड्स बेसिकली ये जो है सप्लीमेंट्री फीड है, यूजुअली मिक्सचर होता है ब्रांड्स और ऑयल केक का। ब्रांड में आते हैं व्हीट ब्रांड या फिर राइस ब्रांड, ठीक है, या तो राइस का यूज होता है या व्हीट का यूज होता है। और ऑयल केक में आता है ग्राउंडनट, ग्राउंडनट या फिर मस्टर्ड। तो इनका मिक्सचर जो है तैयार किया जाता है 1:1 का, मतलब 1 पार्ट होगा राइस ब्रांड और 1 पार्ट होगा मस्टर्ड ऑयल केक या ग्राउंडनट ऑयल केक, ठीक है। उसी तरह से 1 पार्ट होगा व्हीट ब्रांड और अनदर पार्ट किसी भी एक ऑयल केक का होगा। तो इसे कहा जाता है कन्वेंशनल फीड, ठीक है। उसके बाद आता है बैलेंस सप्लीमेंट्री फीड। देखिए बैलेंस सप्लीमेंट्री फीड वो फीड होता है जिसमें प्रॉपर अमाउंट में जो कॉम्पोजिशन होता है न्यूट्रिएंट्स का, वो एक बैलेंस्ड जो है अमाउंट होता है। जैसे जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो विटामिन्स होते हैं, जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, इन सब का एक मिक्सचर होता है जो कि एक बैलेंस सप्लीमेंट्री फीड कहलाता है। एक अबंडेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जिसमें प्रॉपर कॉम्पोजिशन में जो है इक्वल अमाउंट में और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एक बैलेंस्ड डाइट जो है दी जाती है। तो दैट इज सप्लीमेंट्री फीड, ठीक है। सप्लीमेंट्री फीड में प्रोटीन्स ऐड किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट ऐड किया जाता है, लिपिड्स ऐड किए जाते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स जो हैं ऐड किए जाते हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स जो ग्रोथ के लिए होते हैं फिशेस के लिए वो ऐड किए जाते हैं और फिर जाके एक फीड प्रिपेयर किया जाता है जो कि बैलेंस सप्लीमेंट्री फीड कहलाता है। बैलेंस का मतलब ही है कि सारी चीजें यहाँ पे एक बैलेंस अमाउंट में जो है रखी जाती हैं ताकि सारी जो न्यूट्रिएंट्स की जो डिफिशियंसी है या जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो जो है फिश के लिए पूरी की जा सके। अब देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जो कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट का टेबल है फॉर सर्टेन कार्ब्स। सर्टेन कार्ब्स जो है के लिए जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पे कॉमन कार्ब के लिए 450 टू 480 है, 80 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट है। देखिए कोई भी जो फीड दिया जाता है फिशेस को वो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है कि कितने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है फीड, एक रेशियो जो है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसका मेजर किया जाता है। कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जब स्पॉनिंग की जाती है तो स्पॉनिंग के टाइम पे 3% या 1 to 3% ऑफ बॉडी वेट जो है सप्लीमेंट्री फीड दिया जाता है। तो ये सारे जो है जितने भी फीड फिशेस को दिए जाते हैं वो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉमन का आपको 450 टू 480 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, उसी तरह से रोहू को 450 ग्राम, मृगल को 450 ग्राम और ग्रास का आपको 410 टू 431। तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 450, ये जो तीनों हैं कॉमन, रोहू एंड मृगल, ये 450 के आसपास हैं और ग्रास कार्प जो है वो 410 से 431 है। इसे आप 400 से 430 ले सकते हैं, ठीक है, राउंड फिगर में। तो ये जो है इसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट स्पीसीज की। तो ये जो है सप्लीमेंट्री फीड के अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। अराउंड 10 to 45% जो है रेंज है इसकी वैल्यू है कि इसके जो फीड होता है फिश का, कार्प स्पीसीज का, उसमें जो अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है वो इस रेंज के अंदर होना चाहिए टू प्रोवाइड अ
इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी टू दी फिशेस। देखिए जो कार्प स्पीसीज होती हैं, जैसे कॉमन कार्प है, कॉमन कार्प अराउंड 25% ऑफ कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और मृगल जो है, मृगल करती है 28% ऑफ कार्बोहाइड्रेट को यूज करती है, यूटिलाइज करती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और एनर्जी की रिक्वायरमेंट बॉडी में सबसे ज़्यादा होती है, बिकॉज वर्क करने के लिए या कुछ भी जो प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो कार्बोहाइड्रेट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी होता है और इसका प्रॉपर अमाउंट डाइट पे होना नेसेसरी होता है। उसके बाद देखिए लिपिड्स। लिपिड्स भी एक इम्पॉर्टेंट जो है पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है डाइट में ऐड करना। तो इससे इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द फिश प्रोडक्शन एंड फिश ग्रोथ। उसके बाद देखिए मिनरल्स एंड जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फोस्फोरस जो होती है डाइट में 0.6 to 0.7% होती है, एंड दैट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम होता है 0.028%, ठीक है, और यह तो 1% डाई कैल्शियम फोस्फेट। उसके बाद देखिए कोबाल्ट क्लोराइड। कोबाल्ट क्लोराइड और मैंगनीज जो है बेसिकली एट द रेट ऑफ 0.01 mg पर डे पर फिश जो है ये दिया जाता है फॉर हाई रेट्स ऑफ सर्वाइवल। ये क्या करता है, फिश के सर्वाइवल रेट को जो है इम्प्रूव करता है, उसे इंक्रीज करता है। और देखिए रोहू जो होती है, रोहू बेसिकली इट रिक्वायर्स 0.014% ड्राई डाइट ऑफ आयरन। तो ये कुछ ट्रेस एलिमेंट्स हैं। देखिए ट्रेस एलिमेंट्स का मतलब होता है कि ये बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में दिए जाते हैं डाइट में, बट इनका जो है डाइट में ऐड होना रिक्वायर्ड होता है। इनके फिजिकल ग्रोथ के लिए, मैच्योरेशन के लिए जो है इनका डाइट में होना, इनको डाइट में ऐड करना जो है रिक्वायर्ड होता है। ट्रेस का मतलब होता है कि एक माइन्यूट अमाउंट में इन्हें ऐड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये प्रोटीन कंटेंट ऑफ फीड है कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ फीड फिश को दिए जाते हैं उसमें कितना कितना प्रोटीन कंटेंट होता है। जैसे ग्राउंडनट ऑयल केक में अराउंड 38.2% प्रोटीन होता है, मस्टर्ड में होता है 40% और सीसम ऑयल केक में होता है 32.2%। तो सबसे ज़्यादा होता है मस्टर्ड ऑयल केक में प्रोटीन कॉन्टेंट सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा होता है मस्टर्ड ऑयल केक में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी जैसे टेबल्स होते हैं उनमें जो मैक्सिमम और मिनिमम होता है वो सबसे पहले आपको जो है याद करना है किसी भी टेबल में, कि अगर कोई टेबल इस तरह से है जहाँ पे वैल्यूज दी गई हैं, जैसे यहाँ पे ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल केक, सीसम ऑयल की वैल्यूज दी गई हैं कि इनमें कितना % प्रोटीन है, तो यहाँ से क्वेश्चन सबसे पहले ये रेज होता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन कॉन्टेंट है वो किस तरह के फीड में, किस तरह के ऑयल केक में होता है, तो मस्टर्ड ऑयल केक में होता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम पे आपको सबसे ज़्यादा जो है ध्यान देना है। अगर आप पूरा टेबल याद नहीं कर सकते तो मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो जरूर याद कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है वैल्यूज ऑफ डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स इन कार्ब्स फॉर सम कॉमन फीड स्टफ। देखिए जो डाइजेस्टिबिलिटी होती है न्यूट्रिएंट्स की, या जो एब्जॉर्प्शन होता है, वो डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ फूड पे या क्वालिटी ऑफ फीड पे, किस तरह का फीड है, और वेरी करता है टाइप ऑफ फिश पे। फिश टू फिश जो है ये वेरी करता है कि कितना अमाउंट, कितना % जो है वो फिश डाइजेस्ट कर पाती है, कितना यूटिलाइज कर पाती है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन फीड दिए गए हैं जो यूज़ किए जाते हैं पॉन्ड में, फिश कल्चर में, और उनकी डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट % या डाइजेस्टिबिलिटी उनकी जो है दी गई है। तो देखिए कोकोनट ऑयल केक की 67 to 69, यू कैन टेक इट एज 67 to 70, ठीक है। एक राउंड फिगर में अगर आप लें तो 70 तक आप इसे ले सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद करनी है तो 67.5 to 69.8 आप याद कर सकते हैं %। उसके बाद ग्राउंडनट केक जो है, ग्राउंडनट केक में होती है 79.3 या 79 या फिर 80, फाइन अप्रॉक्स। राइस ब्रांड 79.4 अप्रॉक्स 80। मेज जो कि कॉर्न होता है, इसमें 77.9 जो है डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट % इसका 77.9 है। फिर मेज, फ्रेश मेज की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसका 75 to 75, 74.9 to 75.1 यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दिया गया है। इसको राउंड फिगर में आप 75% ले सकते हैं, 75%। उसके बाद राई का है 75.9 और स्वीट पोटैटो का है 25.8
रेडिश का है 8.2 और फ्रेश सिल्क वॉर्म प्यूपा का है 34.3। देखिए यहाँ पे भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम किसका है, मैक्सिमम अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए 79.4 जो कि राइस का है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम है रेडिश लीव्स का जो कि है डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट। ठीक है, अगर आपको सिर्फ केक का पूछा जाए जैसे कोकोनट ऑयल केक, ग्राउंडनट का, तो इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा है वो ग्राउंडनट केक का है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप याद रखेंगे इस टेबल को। मैक्सिमम और मिनिमम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीड जैसे कोकोनट नहीं, ग्राउंडनट केक यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइस ब्रैन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले जो है सप्लीमेंट्री फीड में सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट केक, राइस ब्रैन, व्हीट ब्रैन और जो अदर है मस्टर्ड केक, ये जो है फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। अदर जो है वो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि इनकी अवेलेबिलिटी किस तरह से है और किस तरह से जो है इनके सोर्स अवेलेबल हैं। सो दिस इज डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट परसेंट ऑफ कॉमन फीड स्टफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बात करेंगे फर्टिलाइज़र की। देखिए फर्टिलाइज़र दो तरह से जो है पॉन्ड में अप्लाई किया जाता है। एक फर्टिलाइज़र होता है इनऑर्गेनिक और एक होता है ऑर्गेनिक। देखिए ऑर्गेनिक मैन्योरिंग जो की जाती है इसके बारे में हम जो प्रीवियस लेक्चर हैं फिशरी की, उसमें से एक लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिक मैन्योरिंग जो है पॉन्ड में अप्लाई की जाती है, उसका एप्लीकेशन दिया जाता है, कितना अमाउंट दिया जाता है, काउ डंग और अदर जो मैन्योर्स हैं किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में। देखिए इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का जो एप्लीकेशन दिया जाता है वो न्यूट्रिशन के लिए दिया जाता है। देखिए पॉन्ड में जो अदर प्लांट्स होते हैं, जो वाटर प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं और एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है पॉन्ड में इनका एप्लीकेशन दिया जाता है। तो इनका एप्लीकेशन जो है बहुत ही केयरफुली जो है पॉन्ड में दिया जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइज़र होते हैं जो टॉक्सिक जो है पॉन्ड में टॉक्सिकेंट्स रिलीज़ करते हैं, या इनका अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन पॉन्ड में दिया जा रहा है तो ये बेसिकली फ़िश के लिए हार्मफुल होता है। तो इनका एप्लीकेशन बहुत ही केयरफुली दिया जाता है पॉन्ड के स्टेटस को ध्यान में रखते हुए। अब देखिए सबसे पहले है नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र। देखिए नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र जो है पॉन्ड में एसिडिटी या एसिडिक कंटेंट को इंक्रीज़ करता है। तो इसका जो सिलेक्शन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल पीएच स्टेटस, सॉइल के पीएच स्टेटस के अकॉर्डिंग। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है या बहुत ज़्यादा एल्कलाइन है तो उसे पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है और फिर जाके जो है नाइट्रोजन का एप्लीकेशन दिया जाता है। और मोस्ट कॉमनली जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर यूज़ किए जाते हैं अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट एंड यूरिया। ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाले फर्टिलाइज़र हैं जो कि पॉन्ड में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र होता है बेसिकली इसका गुड अमाउंट जो है वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड पॉन्ड में अप्लाई किया जाता है। सबसे ज़्यादा यूज़ इसका जो है न्यूली कंस्ट्रक्टेड पॉन्ड में होता है जिसमें बेसिकली जो है अबंडेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद देखिए एक पॉइंट यहाँ पे है कि फोस्फोरस और नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है वो 1:4 रखा जाता है। ये इसलिए रखा जाता है, जो फोस्फोरस होता है बेसिकली इट इनहिबिट्स द इफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन इन द पॉन्ड। पॉन्ड की जो इफिशिएंसी होती है उसे इनहिबिट करता है फोस्फोरस अगर ज़्यादा अमाउंट में पॉन्ड में अप्लाई किया जा रहा है। इसीलिए इसका जो अमाउंट होता है वो 1:4 रखा जाता है, 1 पार्ट फोस्फोरस 4 पार्ट नाइट्रोजन। देखिए नेक्स्ट जो है वो है फोस्फेटिक फर्टिलाइजर। देखिए फोस्फेटिक फर्टिलाइजर में सिंगल सुपर फोस्फेट जो है वो मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड होने वाला फर्टिलाइजर है फिश कल्चर में, जो कि इजीली अवेलेबल होता है और मोस्ट इफेक्टिव भी है। उसके बाद देखिए ट्रिपल सुपर फोस्फेट जो है ये मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र है। इसमें जो P2O5 की अवेलेबिलिटी होती है अप्रॉक्स 45% होती है विद 85% सॉलिबिलिटी। देखिए 85% सॉलिबिलिटी जो है वो वाटर में सॉलिबिलिटी यहाँ पे बताई गई है। तो ये दो फर्टिलाइज़र हैं जो कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र के अंदर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पोटेशिक फर्टिलाइजर। पोटेशिक फर्टिलाइजर के जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश एंड सल्फेट ऑफ पोटाश, ये दो कॉमनली यूज्ड फर्टिलाइजर हैं जो कि एज अ सोर्स ऑफ पोटेशियम यूज किए जाते हैं। और पोटेशियम जो है जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए बहुत नेसेसरी होता है। ऑल्सो इट क्रिएट्स द हाइजीन,
ये जो एक हाइजीन कंडीशन को पॉन्ड में मेंटेन करके रखता है। तो पोटेशियम जो है, जैसे नाइट्रोजन और फोस्फोरस एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, उसी तरह से पोटेशियम भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है पॉन्ड में फिश कल्चर के लिए। देखिए नेक्स्ट है कैल्शियम। देखिए कैल्शियम बेसिकली जो है पॉन्ड में एज अ न्यूट्रलाइजर जो है वर्क करता है। न्यूट्रलाइजर, देखिए अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की जो टॉक्सिसिटी है वो पॉन्ड में इंक्रीज होती है या उसका एक्सेस अमाउंट अप्लाई करने से पॉन्ड का जो पीएच स्टेटस है वो एसिडिक होता है, तो वहां पे कैल्शियम का एप्लीकेशन दिया जाता है टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद देखिए कैल्शियम का जो अमाउंट होता है पॉन्ड में वो अराउंड 8 mg पर लीटर ऑफ वाटर होना चाहिए एक फ्रेश वाटर में। अगर इससे कम होता है, इफ लेस देन 8 mg है, तो वहाँ पे जो फ्लोरा मोलसिस होते हैं उनकी या तो एब्सेंसी होती है या बहुत ही पुअर ग्रोथ होती है। तो वहाँ पे देखिए फ्लोरा के लिए जो ग्रोथ होती है उसके लिए कैल्शियम का अराउंड अप टू 8 mg पर लीटर ऑफ वाटर का अमाउंट जो है होना नेसेसरी होता है। उसके बाद देखिए ये जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं न्यूट्रिएंट्स के, जैसे मैग्नीशियम के, सोडियम के या पोटेशियम सॉल्ट्स के, तो उनको न्यूट्रलाइज करने में जो है ये हेल्पफुल होता है। उनके जो हार्मफुल एक्शंस होते हैं, उनके जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, उनको जो है बेसिकली ये प्रिवेंट करता है, डिक्रीज करता है। और यूजुअली जो कैल्शियम का एप्लीकेशन दिया जाता है वो लाइम की फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है, या ग्राउंड लाइम स्टोन जो होता है या स्लेक लाइम जो होता है, क्विक लाइम जो होता है, ये बेसिकली सोर्स हैं कैल्शियम के जिनके एप्लीकेशन जो है पॉन्ड में दी जाती है। देखिए लाइम एप्लीकेशन का एक अलग ऑपरेशन है जो कि पीएच को मेंटेन करने के लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ पीएच जब पॉन्ड में मेंटेन किया जाता है तो लाइम का एप्लीकेशन दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि कितना पीएच पॉन्ड में अवेलेबल है। इसके रिगार्डिंग हमने एक टेबल जो है डिस्कस किया था जिसमें रेंज ऑफ पीएच दी गई थी और उसमें एप्लीकेशन ऑफ लाइम दिया गया था, ठीक है। तो ये जो है कैल्शियम फर्टिलाइजर। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है टेबल दिया गया है, कॉमन टेबल है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर का जो कि पॉन्ड में यूज किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये फ्रेश एक्सट्रीटा ऑफ एनिमल्स दिया गया है जिसमें काऊ का, शीप, पिग, डक और हैन का दिया गया है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो है किसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा है हैन में, मतलब पॉट्री में, और सबसे कम देखिए ये तो पिग में है या फिर काऊ में है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फोस्फोरस भी सबसे ज्यादा जो है हैन में है और सबसे कम जो है वो है काऊ में। उसके बाद पोटेशियम भी आपको सबसे ज्यादा और सबसे कम याद रखना है। तो पोटेशियम सबसे ज्यादा जो है वो शीप में है 1। उसके बाद देखिए जो सबसे कम है, सबसे कम आपका है 0.8 to 0.9, ये है हैन में, लेकिन ये कम नहीं है, कम है 0.45, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है मैक्सिमम और मिनिमम याद रखना है, क्योंकि पूरा चार्ट याद करना जो है वो कई बार जो है पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप पूरा चार्ट याद कर सकते हैं 1 by 1 सो यू कैन, बट अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है तो सबसे पहले देखिए काऊ का इंपॉर्टेंट है, शीप का, पिग का, हैन का, डक का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आपको अगर सबका याद होता है तो आप सबका याद कीजिए, अगर सबका याद नहीं होता है तो एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट है, जैसे काऊ का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हैन का इंपॉर्टेंट है, शीप का इंपॉर्टेंट है, इनका याद कर लीजिए या फिर मैक्सिमम और मिनिमम याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है डी ऑयल केक। देखिए डी ऑयल केक में मस्टर्ड, ग्राउंडनट और महुआ केक यूज होता है। तो इसमें देखिए नाइट्रोजन सबसे ज्यादा किस में है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा ग्राउंडनट केक में है और सबसे कम है महुआ में। उसके बाद देखिए फोस्फोरस सबसे ज्यादा है मस्टर्ड केक में और कम है महुआ में। उसके बाद पोटेशियम सबसे ज्यादा जो है वो महुआ में है और सबसे कम है वो है मस्टर्ड में। तो इस तरह से जो है आपको मैक्सिमम और मिनिमम याद रखना है। उसके बाद देखिए अदर्स में फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर, इनमें से जो सबसे ज्यादा जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है वो आपका फार्म यार्ड मैन्योर में है नाइट्रोजन। उसके बाद फोस्फोरस आपका है ग्रीन मैन्योर में, नहीं सॉरी इट्स 0.1 to 0.2, ये वाला फार्म यार्ड मैन्योर में ही है, 0.4 to 0.8। उसके बाद देखिए जो पोटेशियम है, पोटेशियम आपका सबसे ज्यादा है फार्म यार्ड मैन्योर में,
तो यहाँ पे जो है कंपोस्ट ग्रीन मैन्योर सबसे ज़्यादा जो रेंज है वो सबसे ज़्यादा फार्म यार्ड मैन्योर में ही है, और सबसे कम जो है वो ग्रीन मैन्योर में है। ठीक है, उसके बाद देखिए इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नाइट्रोजनस, जैसा कि हमने डिस्कस करें अमोनियम सल्फेट, इसमें 20.5% जो है नाइट्रोजन होता है। यूरिया में देखिए 46 होता है, यहाँ पे रेंज दी गई है 43 to 45। अमोनियम नाइट्रेट 20.5 और सोडियम नाइट्रेट 16। उसी तरह से देखिए फोस्फेट में जो सिंगल सुपर फोस्फेट होता है उसमें 16 to 20 एक रेंज दी गई है, और ट्रिपल में देखिए 40 to 45। पोटेशियम म्यूरेट ऑफ पोटाश में 48 to 62 और सल्फेट ऑफ पोटाश में 47 to 50% जो है पोटेशियम पाया जाता है। तो ये तो आपको इनकी वैल्यू जो है याद करनी पड़ेगी, जैसे सिंगल सुपर फोस्फेट में फोस्फोरस कितना होता है, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन कितना होता है, इनकी वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी। जो इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली आपको फिंगर टिप पे याद होने चाहिए, जैसे पोटेशियम की ये दोनों जो फर्टिलाइजर हैं वो इंपॉर्टेंट है, और फोस्फोरस का ये सिंगल सुपर फोस्फेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमनली जो है ये यूज़ किया जाता है और एग्जाम में मोस्ट कॉमनली पूछे जाने वाला फर्टिलाइजर है। उसके बाद देखिए नाइट्रोजनस के जो ये यूरिया है वो इंपॉर्टेंट है, अमोनियम सल्फेट इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसके रिगार्डिंग है। बाकी जो यहाँ पे है इनमें आपको मैक्सिमम और मिनिमम आप याद कर लीजिए। अगर आपको जो है टेबल पूरा याद नहीं होता है तो एग्जाम से पहले आप टेबल को जो है एक बार जो है ओवरफिशली या अच्छे से जो है टेबल को देख के जाएं, ताकि आपको जो है जो ये डिजिट्स हैं वो बेसिकली दिमाग में ध्यान रहे। तो ये जो टेबल है इट इज़ अबाउट न्यूट्रिएंट कंटेंट, जो कि परसेंट में दिया गया है। डिफरेंट जो ऑर्गेनिक मिन्योर होते हैं या जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनमें किस तरह से कितना अमाउंट ऑफ जो है नाइट्रोजन, फोस्फोरस और पोटेशियम अवेलेबल होता है, ये परसेंट में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ हैजार्ड्स, जो मैनेजमेंट होता है बेसिकली जो कॉमन हैजार्ड्स होते हैं उनके बारे में दिया गया है। तो सबसे पहला जो कॉमन जो एक प्रॉब्लम होती है पॉन्ड में वो होती है डिफिशिएंसी ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। ये बेसिकली फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी आती है पॉन्ड के। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन का एक सर्टेन लेवल होता है जो बेसिकली मेंटेन रहना पॉन्ड में रिक्वायर्ड होता है। देखिए जो कि 5 mg पर लीटर ऑफ वाटर जो है पॉन्ड में मेंटेन रहना चाहिए। बिलो 5 mg जो है इसका लेवल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है वो फिश के ग्रोथ रेट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। तो इसीलिए जो है इसका एक लेवल जो है मेंटेन रहना पॉन्ड में रिक्वायर्ड होता है। देखिए इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जब फिशेज जो हैं दे बेसिकली गल्पिंग फॉर एयर स्पेशली ड्यूरिंग दी अर्ली मॉर्निंग आवर्स। तो दैट इज़ बेसिकली कॉमन सिम्टम्स, कॉमन बिहेवियर होता है कि जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसकी डिफिशियंसी जो है पॉन्ड में हो रही है। तो इससे डील करने के लिए पोटेशियम पर मैग्नेट एट द रेट ऑफ 2 to 3 ppm जो है इसका एप्लीकेशन दिया जाता है, या 200 kg जो है लाइम का एप्लीकेशन बेसिकली पर हेक्टेयर बेसिस पे दिया जाता है। और अदर प्रैक्टिसेस जो होती हैं, जो ट्रीज होते हैं नियर बाय पॉन्ड जिनके कारण जो है पॉन्ड में शेड जो है वो कॉज होता है, तो उन शेडी ट्रीज को, उन शेडी ब्रांचेस को जो है रिमूव किया जाता है। तो दीज आर बेसिकली दी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो कि डिफिशिएंसी ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन को डील करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो है की जाती है। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहला जो हैजार्ड है कॉमन हैजार्ड जो कि पॉन्ड में कॉमनली कॉज होने वाली जो है प्रॉब्लम है। देखिए नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है कॉमन कार्प प्रॉब्लम। कॉमन कार्प जो कि फिश स्पीसीज है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो देखिए क्या होता है, कॉमन कार्प एक नेचुरल ब्रीडर होती है जो कि पॉन्ड में नेचुरली ब्रीड करती है, और इसका जो मेच्योरिटी होता है बेसिकली ये अर्ली मेच्योरिटी फिश होती है। तो इनका जो रेट ऑफ स्टॉकिंग होता है डिफरेंट कार्प्स का इन दी कंपोजिट और पॉलीकल्चर, तो थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड जो है जो इनका नंबर होते हैं, स्टॉकिंग डेंसिटी होती है, वो बेसिकली जो है अल्टर्ड होती है थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड। और कॉमन कार्प जो है इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो इसके नंबर को मेंटेन करने के लिए, इसके डेंसिटी को बनाए रखने के लिए पॉन्ड में जो है कुछ इकोर्निया जो वीड्स होती हैं, ये एक्वेटिक प्लांट हैं, इनको जो है फ्लोटिंग
वीट बेसिकली होती हैं, तो इन्हें पॉन्ड के एक कॉर्नर में जो है इन फ्लोटिंग वीट्स को जो है रखा जाता है या प्लांट किया जाता है, ताकि जो कॉमन कार्प है वो अपने एग्स को इन वीट्स में रिलीज कर सके और स्पॉन प्रोड्यूस हो सके, ताकि इनका जो नंबर है वो बेसिकली मेंटेन किया जा सके। तो ये टेक्निक बेसिकली कॉमन कार्प की जो स्पीसीज होती है उसको पॉन्ड में उसके नंबर को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। तो ये जो है सेकंड प्रॉब्लम है जो कि कॉमनली कंपोजिट फिश कल्चर में या पॉलीकल्चर में देखने को मिलती है। उसके बाद देखिए प्रॉब्लम ऑफ वाटर। देखिए वाटर लेवल जो होता है उसका जो डेप्थ होती है वो 1.25 मीटर तक मेंटेन रहनी चाहिए। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, और जो पीएच होता है, पीएच और वाटर में जो विजिबिलिटी होती है, जो कलर होता है, जैसे कलर ग्रीनिश ब्राउन कलर का होना चाहिए। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है वाटर में वो मेंटेन रहनी चाहिए। तो ये जो है बेसिकली वाटर में फ्रिक्वेंटली कॉज होने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं अगर पॉन्ड को मॉनिटर नहीं किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती हैं, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनको अल्टर होने का, उनका इन्फ्लुएंस होने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो इसीलिए जो है वाटर लेवल को, वाटर टेम्परेचर को, डिजॉल्व ऑक्सीजन को, पीएच को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। तो ये इसका जो है थर्ड प्रॉब्लम है जो कॉमनली होता है। तो इसीलिए 1.25 मीटर तक का जो लेवल है वो मेंटेन रखा जाता है। अगर ये लेवल रिड्यूस होता है तो वाटर को फिलअप किया जाता है पॉन्ड में। उसके बाद देखिए जो एक कॉमन प्रॉब्लम है पोचिंग का। पोचिंग होता है इलीगल हंटिंग जो की जाती है फिशिंग की, फिश की या किसी भी एनिमल की, उसे पोचिंग कहा जाता है। यहाँ पे ये फिश के रिस्पेक्टिव में है कि जो इलीगली फिश को जो है हंट किया जाता है पॉन्ड से या वो एरियाज जहाँ पे फिश कल्चर किया जा रहा है, तो दैट इज़ बेसिकली द बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ पे कमर्शियली बहुत ज़्यादा लॉस जो है होता है। तो ये कुछ जो हैं हैजार्ड्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि कॉमनली देखे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है हार्वेस्टिंग। देखिए हार्वेस्टिंग डिफरेंट पॉन्ड से की जाती है, नर्सरी पॉन्ड से, रेयरिंग पॉन्ड से एंड ग्रो आउट पॉन्ड से। नर्सरी पॉन्ड से हार्वेस्ट करके रेयरिंग पॉन्ड में स्टॉकिंग की जाती है, और रेयरिंग पॉन्ड से जो है हार्वेस्टिंग करके ग्रो आउट पॉन्ड में स्टॉकिंग की जाती है, और फिर फाइनल हार्वेस्टिंग होती है जिसमें टेबल साइज फिश को हार्वेस्ट किया जाता है। तो देखिए नर्सरी पॉन्ड में जो है बेसिकली जो नर्सरी पॉन्ड होते हैं उसमें फ्राई स्टेज तक जो है ग्रो किया जाता है 25 to 35 mm और अबाउट अ फोर्टनाइट विद मोर देन 70 to 80% ऑफ सर्वाइवल रेट जो है नर्सरी पॉन्ड में होता है। कुछ इस तरह से देखिए नर्सरी पॉन्ड होते हैं, स्मॉल होते हैं, और यहाँ पे जो है अप टू फ्राई स्टेज जो है स्पॉन टू फ्राई स्टेज तक रेयरिंग की जाती है, रेज किया जाता है फिश शीट को। उसके बाद रेयरिंग पॉन्ड आता है। रेयरिंग पॉन्ड में फिंगरलिंग स्टेज तक, फ्राई टू फिंगरलिंग स्टेज तक रेयर किया जाता है, और ये बेसिकली 3 मंथ्स में जो है अबाउट 3 मंथ्स तक यहाँ पे फिंगरलिंग स्टेज तक रेयर किया जाता है। और जब वो 100 to 150 mm तक का साइज जो है अटेन कर लेते हैं फिर उनकी जो है हार्वेस्टिंग की जाती है। तो ये जो है बेसिकली यहाँ पे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो की जाती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है ग्रो आउट पॉन्ड्स। ग्रो आउट पॉन्ड या स्टॉकिंग पॉन्ड्स इन्हें कहा जाता है। देखिए ये जो है नर्सरी पॉन्ड है, ये रेयरिंग पॉन्ड है जो थोड़ा बिग साइज के होते हैं, और ये बेसिकली जो है आपका ग्रो आउट पॉन्ड या इसे जो है स्टॉकिंग पॉन्ड कहा जाता है, जहाँ पे फाइनल स्टॉकिंग की जाती है। उसके बाद देखिए जो ग्रो आउट पॉन्ड है इसमें 2 टाइप की हार्वेस्टिंग होती है, एक होती है कंप्लीट और एक होती है पार्शियल हार्वेस्टिंग। देखिए कंप्लीट हार्वेस्टिंग की जाती है जब कंप्लीटली जो है फिशेस को हार्वेस्ट कर दिया जाता है, जब वो एक डिजायरेबल बॉडी वेट गेन कर लेते हैं तो उनका जो है उनको हार्वेस्टिंग की जाती है, या मार्केटेबल साइज जब जो है वो अटेन कर लेते हैं। मार्केटेबल साइज मतलब टेबल साइज, या जिस पर्पस के लिए फिश को ग्रो किया जा रहा है, फिश को रेयर किया जा रहा है, वो पर्पस जब कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट हार्वेस्टिंग की जाती है। अदर जो रीज़न होते हैं कंप्लीट हार्वेस्टिंग के वो ये होते हैं कि अगर फ्लडिंग का कंडीशन वहाँ पे जो है क्रिएट हो रहा है या फ्लडिंग की पॉसिबिलिटी है तो भी जो है वहाँ पे कंप्लीट हार्वेस्टिंग की जाती है। और जब पॉन्ड जो है सीजनल वाटर जो है बेसिकली वहाँ पे 6 to 7 मंथ के लिए अगर वाटर रिटेन रहता है पॉन्ड में तो भी जो है कंप्लीट हार्वेस्टिंग की जाती है। मतलब वो सीजनल पॉन्ड है तो सीजनल पॉन्ड में एक सर्टेन लेवल तक ही जो है वाटर रहता है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ही वाटर लेवल मेंटेन रहता
है, तो उस वाटर लेवल में जितना बॉडी वेट वो फिश गेन करती हैं उस बॉडी वेट में जो है उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो ये सीजनल पॉन्ड में जो बेसिकली कंप्लीट हार्वेस्टिंग की जाती है अराउंड 6 to 7 मंथ में जो है इनकी हार्वेस्टिंग कर दी जाती है। उसके बाद देखिए जो पार्शियल हार्वेस्टिंग की जाती है, पार्शियल का मतलब होता है कि पूरी तरह से फिशेस को जो है हार्वेस्ट नहीं किया जाता। देखिए पॉन्ड में जो ग्रो आउट पॉन्ड होते हैं उनमें अराउंड 500 ग्राम की जो फिशेस होती हैं उनको हार्वेस्ट किया जाता है, और एट द सेम टाइम जो है फिंगरलिंग्स को जो है स्टॉक किया जाता है पॉन्ड में। देखिए ये जो 500 ग्राम की जो फिशेस होती हैं ये एवरी 3 to 4 मंथ में हार्वेस्ट की जाती हैं, और उन्हीं 3 to 4 मंथ्स में जो है फिंगरलिंग को पॉन्ड में स्टॉक किया जाता है, ताकि जो एक रेशो है वो पॉन्ड में जो है बना रहे, और नेक्स्ट जो है जो फिंगरलिंग्स हैं वो कुछ मंथ बाद जो है टेबल साइज फिश या अराउंड 500 ग्राम तक का वेट जो है गेन कर लें। तो इसे कहा जाता है पार्शियल हार्वेस्टिंग। ये बेसिकली स्टॉकिंग पॉन्ड में या ग्रो आउट पॉन्ड में की जाती है, ये वाला पॉन्ड जो होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ हार्वेस्टिंग है जो कि डिफरेंट पॉन्ड से बेसिकली की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ फिश को किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। देखिए फिश जो है वो बहुत ज़्यादा पेरिशेबल होती हैं। पेरिशेबल मतलब कि ये फिशेस जो होती हैं अगर इनको कंट्रोल एनवायरनमेंट में नहीं रखा गया तो बहुत जल्दी डेटोरिएट होती हैं। तो फिश इज़ वेरी मच पेरिशेबल, इवन मोर देन एनी वेजिटेबल, एनी फ्रूट। तो फिश की जो पेरिशेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो देखिए जो इनके ट्रांसपोर्टेशन होता है ये वो डिफरेंट हेयर इज द स्लाइड। देखिए जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेनर में किया जाता है। जैसे लाइव फिश ट्रांसपोर्ट होता है, देखिए इसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर 26 to 29 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है, और जो एप्लीकेशन होता है सप्लीमेंट्री फीड का उसे 2 दिन पहले जो है प्रिवेंट कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। ठीक है, जो जिस डेट पे जो है ट्रांसपोर्ट करना है फिश को उससे 2 दिन पहले जो है फीड, सप्लीमेंट्री फीड फिश को नहीं दिया जाता है। ठीक है, और ये देखिए ये जो है बेसिकली इसे लाइव फिश कंटेनर कहते हैं, या ये वाला। देखिए अगर बड़े लेवल पे जो है ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो शिप्स का यूज़ किया जाता है, और अगर फिंगरलिंग स्टेज को या जो सीड्स होते हैं फिश सीड उनको जो है कैरी आउट किया जा रहा है या उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो उसके लिए स्मॉल कंटेनर का यूज़ किया जाता है जो कि कुछ इस तरह से होते हैं। और जो कमर्शियल लेवल पे, बड़े लेवल पे जब किया जाता है तो उनमें शिप्स का यूज़ किया जाता है कुछ इस तरह से। तो ये लाइव फिश ट्रांसपोर्ट है जिसमें लाइव फिश कंटेनर को यूज किया जाता है। लेकिन नेक्स्ट जो मेथड है वो है ड्रग्स बेसिकली केमिकल यूज किए जाते हैं टू एनेस्थेटाइज द फिश को एनेस्थेटाइज करने के लिए। देखिए फिश एनेस्थेटिक्स जैसे नोवोसिन 50 mg पर kg, बार्बिटल सोडियम 50 mg पर kg, टर्शरी एमाइल अल्कोहल 2 mg पर 4.5 लीटर। तो ये जो है बेसिकली केमिकल्स हैं जो कि फिश को एनेस्थेटाइज करने के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद MS-222 जो है ये भी यूज किया जाता है एज एन एनेस्थेटिक एजेंट ब्रूड फिश को एट द रेट ऑफ 1:10,000 to 1:30,000 सोल्यूशन जो है प्रिपेयर किया जाता है, और 15 to 20 मिनट्स के लिए बेसिकली जो है ये एनेस्थेटाइज की जाती हैं। तो ये कुछ केमिकल्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं फिशेस को एनेस्थेटाइज करने के लिए। ठीक है, ये सेकंड मेथड है। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए जो अदर मेथड है वो है ओपन सिस्टम। देखिए ओपन सिस्टम में कंटेनर को जो है 2/3 ऑफ द टोटल कैपेसिटी जो है उसको फिल किया जाता है वाटर से, और ट्रांसपोर्ट अबाउट 1000 to 5000 अर्ली फ्राई 12 to 50 mm की जो फ्राई होती हैं उनको बेसिकली जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यूज बिगर ग्लेवेनाइज्ड स्टील कंटेनर्स भी यूज किए जाते हैं 50 to 200 लीटर कैपेसिटी के, बट अकॉर्डिंग टू सुटेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू फिश, किस तरह की फिशेस, अगर फिश शीट को जो है ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो उसके लिए स्मॉल कंटेनर्स का यूज होता है। अगर कुछ जो है फिंगरलिंग टू सर्टेन लेवल जो होता है, सर्टेन बॉडी वेट जो होता है फिशेस का, उस फिशेस को अगर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो बड़े कंटेनर को जो है यूज किया जाता है। देखिए जो ओपन सिस्टम होते हैं उसे ट्रेडिशनल सिस्टम भी कहते हैं, और कुछ इस तरह से जो हैं ये होते हैं ओपन सिस्टम, इस तरह के होते हैं। इस तरह के देखिए इस तरह के बॉक्स होता है या कोई भी कंटेनर जिसका जो एक जो ओपनिंग होती है वो बेसिकली ओपन होती है, दैट्स व्हाई इट इज ओपन सिस्टम।
उसके बाद क्लोज सिस्टम आता है। देखिए क्लोज सिस्टम में जो है द लाइव फिश पैकेट्स जो हैं यूज किए जाते हैं नॉट टू बी एक्सपोज टू टेम्परेचर ओवर 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो है उन्हें एक्सपोज नहीं किया जाता है इतने टेम्परेचर पे, और बेस्ट रिजल्ट जो होते हैं 20 to 28 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किए जाते हैं। देखिए क्लोज सिस्टम ट्रांसपोर्ट कुछ इस तरह का होता है। देखिए इस तरह से क्लोज होते हैं, ये वाटर से फिल है। देखिए आपने देखा होगा प्लास्टिक बैग्स में जो है बेसिकली फिशेस को रखा जाता है। अगर स्मॉल डिस्टेंस पे ट्रेवल किया जा रहा है या स्मॉल डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, उन प्लास्टिक बैग्स पे वाटर फिल किया जाता है और इस तरह से जो है उनको यूज किया जाता है। ठीक है, ये सील कंटेनर होते हैं जिसमें जो है फिशेस सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, तो ये है ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फिशेस, ये वाला और ये वाला। तो ये कुछ जो है मेथड थे जिसमें फिशेस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉड्यूल नंबर 7th ऑफ फिशरी जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी यहाँ तक जो है 7 मॉड्यूल फिशरी के कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो फिशरी के रिगार्डिंग क्लियर हो रहे हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम है फिशरी में वो आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं बाय फॉलोइंग दीज मॉड्यूल्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो नेक्स्ट मॉड्यूल होगा बहुत जल्द हम डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।